अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मेन टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत करंट टॉपिक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो आजकल आप सबको पता होगा कि कितना उसकी वजह से नुकसानात हो रहे हैं, कितने उसकी वजह से असरात हो रहे हैं इंसानी ज़िंदगी पर और बाकी तमाम जो जानदार हैं, तमाम चीज़ों पर उसके कितने असरात हो रहे हैं। तो ये बेसिकली डॉन का एक आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज कांट बी ब्रश्ड असाइड, यानी जो क्लाइमेट चेंज है ना उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर जो है वो हम सबको काम करना चाहिए इसको रोकने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी डिटेल्ड है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ क्लाइमेट। अब कुछ लोग होते हैं जो क्लाइमेट और वेदर को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लाइमेट और वेदर में अच्छा खासा फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। अब जो क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है वेदर का किसी भी खास महसूस एरिया में। मींस के किसी भी एरिया में जब बहुत अरसे के लिए, काफ़ी सालों के लिए एक ही वेदर रहे, ठीक है, एक ही वेदर पैटर्न रहे, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन जो वेदर होता है, वेदर वो होता है कि वेदर तो मिनट बाद, एक मिनट बाद, हर घंटे बाद, हर वीक, हर दिन चेंज हो रहता है। वेदर फोरकास्ट हम देखते हैं ना रोज़, तो वो वेदर होता है, वो हर बार थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो रहता है, लेकिन क्लाइमेट बार बार चेंज नहीं होता। अब इसी तरह क्लाइमेट के जो हैं वो कुछ मेन एलिमेंट्स हैं, जिसमें टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और क्लाउडीनेस जो है वो शामिल। अब हम क्लाइमेट रिकॉर्ड की बात करेंगे, जिसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक मॉडर्न और एक प्लेयो क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। अब जो प्लेयो क्लाइमेटोलॉजी होती है उसके अंदर जो होती है वो हम पास्ट का जो क्लाइमेट होता है ना, जो कि एक काफ़ी अरसे से चल रहा होता है, उसकी स्टडी करते हैं, जिसमें मींस बहुत ज़्यादा सदियाँ लगी होती हैं जिस क्लाइमेट को बनने में। जिस तरह की आइस शीट्स होती हैं, उसके अलावा कोरल रीफ होते हैं। कोरल रीफ कितने अरसे में जो है वो कोरल रीफ बनता है, तो वो सारी उसकी हिस्ट्री काफ़ी लंबी हो जाती है, काफ़ी साल लग जाते हैं। तो वो उसकी जो स्टडी होती है ना वो होती है प्लेयोक्लाइमेटोलॉजी। जो मॉडर्न है उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि जो कि करंट वेदर चल रहा होता है, करंट क्लाइमेट चल रहा होता है। इसमें जो वेदर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम जो है क्लाइमेट को मेजर करते हैं। जिस तरह थर्मोमीटर्स होते हैं, बैरोमीटर्स, एनीमोमीटर्स, यानी कि रेनफॉल वगैरह को, विंड वगैरह को, और इस तरह की जो चीज़ें मैंने आपको पीछे एलिमेंट्स बताए थे उनको मेजर करने के लिए जो जो वो स्टडी होती है, वो जो मेजरमेंट होती है, वो मॉडर्न के अंदर जो है वो। अब क्लाइमेट वेरिएबिलिटी क्या आती है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इज़ द टर्म to describe variation in the mean state and other characteristic of climate. Now, variability does not appear to be caused systematically and occurs at random times. Such variability is called random variability or noise. On the other hand, periodic variability occurs relatively regularly and in distinct modes of variability or climate pattern. अब क्लाइमेट वेरिएबिलिटी में भी दो जो है उसकी कैटेगरीज आती हैं, एक रैंडम और एक जो है पीरियोडिक। पीरियोडिक में ये होता है कि वो एक ख़ास सीक्वेंस से जो होती है, एक ख़ास क्लाइमेट पैटर्न के मुताबिक होती है। लेकिन जो रैंडम वेरिएबिलिटी होती है वो जो होती है वो मतलब रैंडम होती है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, उसका कोई खास पैटर्न नहीं होता। वो मतलब एक सिस्टमेटिकली तौर पे वो जो होती है ना वो सीक्वेंस नहीं होती, रैंडम होती है। रैंडम टाइम्स में जो होती है वो अकर होती है, उसकी अकरेंस जो। अब सवाल ये है कि क्लाइमेट को बचाना क्यों ज़रूरी है। मतलब क्लाइमेट है तो सही वो, लेकिन ज़रूरी क्यों है। क्लाइमेट अफेक्ट्स नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, फ्रॉम आवर फूड सोर्सेज टू आवर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रॉम व्हाट क्लॉथ्स वी वियर टू वेयर वी गो ऑन हॉलीडे। It has a huge effect on our livelihoods, our health and our future. ये सारी चीज़ का मतलब एक है कि क्लाइमेट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। क्लाइमेट हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि वो हमारी हर चीज़ में शामिल है, हर चीज़ में। इवन जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हमने कहीं जाना हो, बाहर जाना हो, किधर जाना है, टोटली एवरीथिंग में क्लाइमेट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ऑफ कोर्स जो हमारी सराउंडिंग है उसको बचाना तो चाहिए हमें। इसे अच्छा, अब जो बात हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज।
अब क्लाइमेट चेंज होता क्या है? क्लाइमेट चेंज बेसिकली लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स होती हैं, मतलब टेम्परेचर की, और जो वेदर पैटर्न है ना, वेदर पैटर्न्स हैं वो टोटली आपस में शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ये शिफ्ट जो है वो मतलब अब ये जो वेदर पैटर्न्स और टेम्परेचर और जो भी क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो शिफ्ट्स, मतलब जो आपस में उनकी चेंजिंग होती हैं, आपस में शिफ्ट हो रहे होते हैं, अब वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल से मुराद के ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकते हैं और कुदरती भी हो सकते हैं। बट सिंस द 1800s human activities have been the main driver of climate change, primarily due to burning fossil fuels। पहले मैंने ये बात की कि मतलब नेचुरल भी हो सकता है क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियली यानी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, लेकिन 18s के बाद जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी वो ही मेनली इन्वॉल्व रही हैं क्लाइमेट चेंज के क्लाइमेट चेंज का कॉज होने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा एक जो वजह है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग होती है ना, सबसे मेन वजह क्लाइमेट चेंज की वही है। Burning fossil fuel generate greenhouse gas emission that act like a blanket wrapped around the earth, trapping the sun's heat and raising temperature like coal, oil and gas। बर्निंग फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशन होती है वो अर्थ के राउंड एक ब्लैंकेट टाइप लेयर बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं। अब वो लेयर जो होती है वो जो सन की हीट होती है, उसके अलावा जो हमारी सारी अपनी अर्थ की जो गर्मी होती है, उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल बर्निंग होती है, इंडस्ट्रियल के जो धुआं होता है और बाकी सारा ये स्मोक और सारी जो पोल्यूशन होती है वो अंदर रहती है, उस लेयर से बाहर नहीं जाती, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर रेज होने शुरू हो जाता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। अब ये कौन सी होती हैं, मतलब कहाँ से आती हैं? एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन दैट आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है वो सबसे बड़े जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस है। These come from using gasoline for driving a car or coal or for heating a building. For example, clearing land and forest can also release carbon dioxide. Landfills for garbage are a major source of methane emission। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो आते कहाँ से? एक तो गैसोलीन जो हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा जो हम कोल को जलाते हैं अपने घरों में उसको जलाते हैं या फैक्ट्रीज़ वगैरह में उसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो हम ये दरख्तों को काटनी शुरू कर दिया, ठीक है। उसके अलावा जो गार्बेज हम डंप करते हैं लैंड के ऊपर ही, उसको बस डालते जाते हैं, एक ख़ास महसूस लैंड कर लेते हैं और उसके ऊपर गार्बेज डाल जाते हैं, जिसकी वजह से मीथेन एमिशंस और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होती है। एनर्जी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज़ आर अमंग द मेन एमिटर्स। अब ये जो चीज़ें हैं ये सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की सबसे बड़ी एमिटर्स हैं, यानी कि इन चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा ये ग्रीन हाउस gas concentration are at their highest levels in 2 million years and emission continue to rise। अब ग्रीन हाउस गैस जो है उसकी कंसंट्रेशन अब के जो 2 मिलियन ईयर्स मतलब पास्ट 2 मिलियन ईयर्स हैं उसमें ये जो ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन है वो मज़ीद ज़्यादा होती जा रही है एंड एमिशंस कंटिन्यू टू राइज एज अ रिजल्ट। अब इसकी वजह से जो अर्थ का जो अभी का टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस 1800 के ज़माने से ज़्यादा है, गर्म है। 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्मर, देखने में तो ये बहुत छोटी वैल्यू लगती है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क क्लाइमेट में पड़ा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है और इसकी वजह से हर चीज़ जो है वो मुतासिर हुई है। द लास्ट डेकेड 2011 से 2020 तक का सबसे वार्मेस्ट डेकेड ऑन रिकॉर्ड। अब जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशंस होती हैं उसके अंदर कौन कौन सी गैस जो है शामिल होती है।
अब कार्बन मतलब कहाँ कहाँ से आती है, और ये भी लिखा हुआ है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो 65% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फॉरेस्ट और अदर लैंड यूज से आती है वो 11% है। मीथेन 16%, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 6। अब कुछ जो बहुत ज़्यादा गहरे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हुए हैं, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज नाउ इंक्लूड अमंग अदर्स इंटेंस ड्रॉट्स, यानी जो खुश्क साले जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से मतलब पानी ख़त्म हो जाता है ज़मीन में, वो दरारें बढ़ जाती हैं, ज़मीन की नमकियात ख़त्म हो जाते हैं, ज़मीन में से नमी ख़त्म हो जाती है। वाटर, अब उसके बाद पानी की कमी, ठीक है। स्वेयर फायर्स, अब हर रोज़ न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि आज इस फॉरेस्ट में आग लगी है, आज इसमें लगी है। राइजिंग सी लेवल अबव होता है जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जब आइस कैप्स मेल्ट होती हैं। फ्लडिंग, जिसकी वजह से सैलाब आता है, जब सी लेवल राइज होगा तो सैलाब आएगा। मेल्टिंग पोलर आइस, सेम वही चीज़, पोलर आइस ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। कैटास्ट्रॉफिक स्टॉर्म्स एंड डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी, अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको वो डेंजर, उनको बहुत ज़्यादा इससे ख़तरा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसके अलावा ख़तरनाक किस्म के जो हैं वो तूफ़ान आते हैं। क्लाइमेट चेंज कैन अफेक्ट अवर हेल्थ एबिलिटी टू ग्रो, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी हेल्थ मुतासिर होती है। अब और ज़ाहिर है जब ज़मीन इंटेंस ड्रॉट्स और वाटर स्कैर्सिटी होगी तो ज़ाहिर है कि हम फूड नहीं ग्रो कर पाएंगे, हम फसलें नहीं उगा पाएंगे, हम घर नहीं बना पाएंगे सही तरह से। सेफ्टी एंड वर्क, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी इफ़ेक्ट होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। सम ऑफ अस आर ऑलरेडी मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स such as people living in small island nations and other developing countries। अब कुछ तो जो ममालिक हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आता है। रीसेंट फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। कंडीशंस लाइक सी लेवल rise and saltwater intrusion have advanced to the point where whole communities have had to relocate, and protected droughts are putting people at risk of famine. In the future, the number of climate refugees is expected to rise, यानी कि जो climate change की वजह से मुतासिर लोग हैं, अगर तो climate change पे काम ना किया गया तो वो मज़ीद ज़्यादा होते जाएंगे। उन लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी जो कि क्लाइमेट की वजह से मुतासिर हैं, उन जगहों की, उन जानवरों की, उन ऑर्गेनिज़म्स। अब जैसा कि हमने पहले बात की कि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो राइज़ हुआ है, इसी तरह मैंने एवरी इंक्रीज़ मैटर, यहाँ पे अगर 0 पॉइंट भी इंक्रीज़ टेम्परेचर करे ना, 0.1 भी अगर इंक्रीज़ करे अर्थ का टेम्परेचर तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। The emission that cause climate change come from every part of the world and affect everyone, but some countries produce much more than others। अब जो emissions हैं जो कि climate change का काज बनती हैं वो दुनिया के हर कोने से आती हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करती हैं, जो सबसे ज़्यादा कोल बर्निंग करती हैं, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है। The 100 least emitting countries generating 3% of total emission, the 10 countries with the largest emission contribute 68%. Everyone must take climate action, but people and countries creating more of the problem have a great responsibility to act first। अब ऐसा है कि जो countries ज़्यादा climate change पे काम करती हैं, मीन्स जो ज़्यादा क्लाइमेट चेंज बना रही हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा है, उन कंट्रीज़ को चाहिए कि पहले वो अपना क्लाइमेट को कंट्रोल करें, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें, जिसकी वजह से ये सारे असरात जो हैं वो ना हो। इन अ सीरीज ऑफ UN रिपोर्ट, thousands of scientists and government viewers agreed that limiting global temperature rise to no more than 1.5 degrees Celsius would help us avoid the worst climate impact and maintain a livable climate. Yet policies currently in place point to a 2.8 temperature rise by the end of the century, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और इसकी वजह से अब चलते हैं क्लाइमेट चेंज के जो असरात हुए हैं अलग अलग बायोडाइवर्सिटी पे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कटिक की, अंटार्कटिका की, जो कि
सर्द इलाके हैं. इन द आर्कटिक it is not just a reduction in the extent of sea ice but its thickness and age. अब ना कि सिर्फ जो है वो जो उस समंदर की जो बर्फ़ है वो ख़राब हो रही है, उसमें कमी आ रही है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है उसमें और उसकी जो उम्र है उसमें फ़र्क आ रहा है. लेस आइस मीन्स लेस रिफ्लेक्टिव सरफेस मीनिंग मोर रैपिड मेल्टिंग. लेस आइस होगी तो कम, अगर कम आइस होगी तो कम रिफ्लेक्शन सरफेस एरिया होगा, यानी कि आइस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मेल्ट होगी. अब जो है ना ब्राइट वाइट आइस जो होती है वो करती है सनलाइट को रिफ्लेक्ट. तो जितनी ज़्यादा आइस होगी, जितनी वो थिक होगी, जितनी वो ब्राइट होगी, उतनी ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी और वो मेल्ट जो हैं ग्लेशियर्स हैं, जो आइस कैप्स हैं, वो मेल्ट नहीं होंगी. लेकिन जितनी कम होगी आइस, उतनी ज़्यादा मतलब उसको रिफ्लेक्टिव एरिया कम मिलेगा, तो वो रिफ्लेक्ट होगी नहीं और वो मेल्ट करती जाएगी, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स ख़त्म होते जाएंगे, आइस कैप्स ख़त्म होती जाएंगी. अब लेस आइस कैप्स होंगी तो वो जो है पानी जो होगा, समंदर का पानी होगा, जो सी वाटर होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो राइज़ करेंगी. उसके बाद उसके अंदर जो सैलिनिटी होगी उसका इजाफा होगा और जो उसके अंदर स्पीशीज़ जो हैं वो रहते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी और उनकी कंपोजिशन जो है मींस जिसमें प्लैंक्टन्स वगैरह और फ़िश वगैरह आती हैं, तो वो भी जो है वो एक लार्ज स्केल पे जो है वो चेंज होगा जब आइस कैप्स जो हैं वो कम होंगी. द टेम्परेचर्स इन द आर्कटिक कंटिन्यू टू राइज एट 3 times द ग्लोबल एनुअल एवरेज ड्राइविंग मैन. अब वेयर इज़ ग्लोबल वार्मिंग गोइंग? अब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो जा कहाँ रही है? हम लोग कहते हैं कि जी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, लेकिन ज़मीन की जो गर्मी है वो तो बहुत थोड़ी होती है. ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन पे तो बहुत थोड़ी होती है. 93% जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो गरम चीज़ें हैं, जो गरम गैसेस हैं, वो ओशन में अब्जॉर्ब होती हैं. एटमॉस्फेयर में तो सिर्फ 2.3% होती हैं, सिर्फ 2.3%. तो हमें इतनी ज़्यादा उससे जो है वो मसाइल पेश आ रहे होते हैं, लेकिन ओशंस में 93% होती है. तो सोचें उस ओशन में क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्या हाल होता होगा. Rapidly rising greenhouse gas concentrations are driving ocean systems toward conditions not seen for millions of years, with an associated risk of fundamental and irreversible ecological transformation. Changes in biological function in the ocean caused by anthropogenic climate change go far beyond death, extinction and habitat loss. Fundamental processes are being altered, community assemblages are being reorganized and ecological surprises are likely. अब जैसा कि देखा है कि ओशन के अंदर 93% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसेस होती हैं और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो ओशंस के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब होती हैं, जिसकी वजह से ओशन के अंदर जो है वो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती हैं, जिनको ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, जिनको हम ठीक. अब यहाँ पे एक ये जो है चार्ट है जिसमें दिखाया गया कि मतलब लैंड और एटमॉस्फेयर पे कितना टेम्परेचर है और ओशन की हीटिंग कितनी ज़्यादा है. ओशन का टेम्परेचर कितना रेज हो रहा है, लैंड का तो ओशन के मुकाबले में बहुत बहुत ज़्यादा कम है. इंक्रीजिंग ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन. जब ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ओशन में अब्जॉर्ब होंगी तो ऑब्वियसली उसकी एसिडिटी, उसका पीएच लेवल जो है वो ज़्यादा होगा. अब दीज आर द 3 मेन कंसेप्ट. मोर CO2 इन द एटमॉस्फेयर मीन मोर CO2 इन द ओशन. अब CO2 एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी मीन्स CO2 ओशंस में भी ज़्यादा होगी. एटमॉस्फेरिक CO2 इज़ डिजॉल्व्ड इन द ओशन विच बिकम्स मोर एसिडिक. अब एटमॉस्फेरिक जो CO2 है वो ओशंस के अंदर डिजॉल्व होती जाती है, जो ओशंस को जो है वो मज़ीद एसिडिक करती जाती है. The resulting changes in the chemistry of the ocean disrupt the ability of plants and animals in the sea to make shells and skeleton of calcium carbonate while dissolving shell already formed. अब यह है कि जब CO2 ज़्यादा होती है तो केमिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से, CO2 जो होती है उसकी वजह से जो पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं,
वो अपने शेल्स और अपने स्केलेटन जो उनका कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है वो CO2 उसको ख़राब करती है, उसको बनने नहीं देती सही तरह। कोरल रीफ्स जो हैं वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बेसिकली जो ये रीफ्स होते हैं, कोरल होते हैं, ये जो सी होती है या ओशन होता है, जो भी होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन और जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स या बड़े ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन पैदा करता है, उनके लिए खाना भी बनाता है। और जो कोरल आप देख रहे हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है, ये है क्लाइमेट चेंज से पहले, और क्लाइमेट चेंज के बाद उसका कोरल ब्लीचिंग उसको बोलते हैं, जिसके अंदर वो सारा जो कोरल होता है वो वाइट हो जाता है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हर चीज़ उसमें मर गई है, कोई कलर नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं रही उसके अंदर। देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हर चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, हर चीज़, एवरी ऑर्गेनिज़म, इवन प्लैंकटन्स सबसे छोटे जो होते हैं उनसे लेकर बड़े मतलब ह्यूमंस और बहुत जो बड़े लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब हम मूव करते हैं डॉन के आर्टिकल की तरफ, उसको एक दफ़ा थॉरली रीड करते हैं कि उसमें क्या। सो हेयर इज़ द डॉन आर्टिकल। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ वाइडली डिस्कस्ड एंड हाईली politicized issue of the modern era. The change in global temperatures has wreaked havoc and claimed thousands of lives across the globe. However, it is amazing, almost unbelievable, that there is still a difference of opinion on the matter of global warming, with some insisting on calling it a myth. Global warming refers to a gradual increase in atmospheric temperature. In simple words, it means the atmosphere of the earth is becoming hotter by the day. Those calling it a myth believe that it is nothing but fiction. For instance, according to Jerry Falwell, global warming is a fiction that does not have connection to reality. ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो है दुनिया के काफ़ी लोगों की जानें ले चुका है। पूरी दुनिया में जो है इसने काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अभी भी जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं, जो कुछ मॉडर्न एरा के जो कुछ लोग हैं, जो कुछ सियासतदान हैं, वो इसको रियलिटी नहीं मानते, वो इसको तस्लीम नहीं करते, वो यही कहते हैं कि ये एक मिथ है, कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ But the real debate emerged when former United States President Donald Trump called global warming a hoax. He further added that in different locations the concept of global warming was created by the Chinese in order to make the US manufacturing non-competitive. He urged that the people of America do not have to believe in global warming, and under him the US withdrew from the Paris Agreement. अब जो यूएस के जो डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, फॉरेन प्रेसिडेंट थे, साबिक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि वो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बस एक हवा है, असल हकीकत उसकी कुछ भी नहीं है। ये चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाइनीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने यूएस मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने के लिए या फिर उनको नॉन कम्पेटिटिव करार देने के लिए जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज की जो है वो बात फैलाई है, उसकी ये बस झूठी अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Ironically, China too denies the existence of global warming or climate change. The reason behind such stand is that the powerful countries have industries across the world that produce heavy amount of air pollutants that raise the atmospheric temperature for their own interest. These countries prefer to call global warming a myth. अब चाइना ने भी यही कहा कि जी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये तो फेक है। अब इसकी वजह क्या है कि ये जो असल जो कार्बन एमिटर्स और ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशन होती है वो इन कंट्रीज़ से ही होती है, और इन्हीं की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में दे रही होती हैं, क्लाइमेट में दे रही होती हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। यही वजह है कि उनकी इंडस्ट्रीज़ बंद ना हो और उन पे कोई इल्ज़ाम ना आए।
वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ग्लोबल वार्मिंग को Senior elements as well who consider global warming to be a hardcore reality that has an astounding impact on human life. Former United Nations Secretary General Ban Ki-moon emphasized that it was necessary to take critical action against global warming. Former US President Barack Obama also said it was the obligation of every country, including the US, to do something about it. अब बराक ओबामा ने भी, जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उसके बाद यूएन के जो सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हकीकत है और इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। इवन हर कंट्री को ये जिम्मेदारी है, उस पर ज़रूरी होना चाहिए कि वो ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करने के लिए स्टेप्स जो हैं वो लें। To determine whether global warming is a myth or reality, we have to observe its sign and effect. The most important sign of global warming is the depletion of the ozone layer, which clearly indicates that it is true. Scientists have found that due to depletion of ozone, the ultraviolet rays impede on the atmosphere and raise the temperature of planet. Greenhouse effect is another metric to measure the surface temperature on Earth. अब ग्लोबल वार्मिंग हकीकत में है या नहीं है, इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए तो जो अफसरात हैं और जो चीज़ें हैं उनको मेजर करेंगे, उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, इसको साबित करने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग हकीकत में है। इसका सबसे बड़ा जो साइन है, इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ओज़ोन लेयर जो है वो ख़राब हो रही है। समझ ये कि ओज़ोन लेयर में होल्स होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो सन रेज़ होती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं वो ज़मीन पे आती हैं और वो जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर रेज़ होती है। Furthermore, increasing industrialization is also a key factor behind global warming, as industries produce huge amount of carbon dioxide that raises atmospheric temperature. अब इन सब चीज़ों के अलावा जो है इंडस्ट्रीज़, वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर हैं क्लाइमेट चेंज करने में, ग्लोबल वार्मिंग करने में, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कार्बन एमिशन की बहुत बड़ी जो है वो फैक्टर होती हैं, उन जिनकी वजह से कार्बन CO2, उसके अलावा मीथेन गैस जो होती है वो रिलीज़ होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। उनके डिफरेंट काम होते हैं, कोल बर्निंग होती है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है, जिस वजह से ऑफ कोर्स क्लाइमेट भी ख़राब होता है, पोल्यूशन होती है तो क्लाइमेट चेंज होते हैं। The world need to take this issue seriously. Every country must play its part individually and collectively. The UN must play a vital role in reducing the temperature by strictly implementing the limit which have already been set. If we would not do the needful, the planet will not be habitable for the generations to come. अब यही वक्त है कि हमें चाहिए कि जो है इस इशू को सीरियसली लें और इसके ऊपर हर बंदा इनफरादी तौर पे जो है वो काम करे, और इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे हर बंदे को काम करना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन को सबसे पहले उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए कि टेम्परेचर को रिड्यूस कैसे करना है, और इसको सख्ती से हर कंट्री के ऊपर और अपने ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रुक जाए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मज़ीद जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए ये प्लैनेट जो है वो रहने के काबिल नहीं। तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। मज़ीद अगर आपको में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह वी विल आंसर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।